तथा एक शर्करा अणु से संयोजित रूप को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। शर्करा में कार्बन परमाणुओं को क्षार से विभेद करने के लिए प्राइम जैसे 1, 2, 3 इत्यादि रूप में हम व्यक्त करते हैं। किसमें करते हैं? 1, 2, 3 के रूप में। एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का कार्बन है कार्बन नंबर 1 पर पिरिमिडिन के नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ प्यूरिन के नाइट्रोजन नंबर 9, यानी इनकी संरचना अगर देखते हैं तो इनको सबको क्या दिया हुआ है? नामकरण किया हुआ है। आरएनए तथा डीएनए प्रत्येक में 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। जैसे राइबोस तथा एडेनिन के संयोजन से बने न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन कहते हैं। राइबोस और एडेनिन तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, 2 ही चीज़ें हैं। राइबोस तो है शर्करा और एडेनिन क्या है? क्षारक, तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन। फिर है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फोरिक ग्रुप और लग जाए, यानी 2 चीज़ें तो साइड में हैं ही, अभी ऊपर पढ़ी हैं अपन ने ये, और साथ में फॉस्फोरिक अम्ल और हो, तो इसके संयोजन में एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फास्फोरिक अम्ल शर्करा के कार्बन नंबर 5 से अथवा कार्बन नंबर 3 से जुड़ सकता है। राइबोस शर्करा के फास्फोरिक अम्ल कार्बन नंबर 2 से भी संलग्न हो सकता है। शर्करा में फॉस्फेट समूह के संलग्न स्थान के अनुसार ही इन न्यूक्लियोसाइडों को क्रमशः हम या तो बोलेंगे 5p3OH अथवा 3p5OH। 3 और फास्फोरिक अम्ल किस पे हो? 3 पे, और OH समूह किस पे हो? 5 पे, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइडों को अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। एडिनोसिन तथा फॉस्फेटिक अणु के संयोजन से बने यौगिक को हम कह देंगे न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन मोनोसल्फेट कहते हैं और इसे AMP के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला है, एक ही मतलब तंतु है शर्करा का और फॉस्फोरिक अम्ल का और क्षारक का, तब तो हम कह रहे हैं उसको न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकाई जुड़ जाती हैं, न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी इकाइयाँ परस्पर फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा संयुक्त होकर एक बहुलक श्रृंखला बना लेते हैं, जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। इन श्रृंखलाओं में 2 न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़ते हैं शर्करा के कार्बन नंबर 5 तथा कार्बन नंबर 3 के द्वारा, तो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा ये जुड़ जाते हैं। श्रृंखला के एक सिरे पर तो फास्फेट कार्बन 5 से जुड़ता है और दूसरे सिरे पर कार्बन नंबर 3 से। इसके विपरीत एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये श्रृंखला है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लिक अम्लों के एकलक के साथ साथ इमारती खंड भी कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा एक विशिष्ट क्रम में बंधित होकर विभिन्न न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला, लंबी अशाखित श्रृंखला बनाते हैं, जिसकी मेरुदंड में शर्करा एवं फॉस्फेट इकाई कार्बनिक क्षारों के साथ जुड़ी हुई रहती है और उसको हम चित्र के द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं। ये है अपना, जैसे न्यूक्लिक अम्ल का शर्करा है, फॉस्फेट है और क्षार है, तो ये वाला तो है आपका फास्फोरिक ग्रुप। ये तो ये क्या है? ये फॉस्फोरिक ग्रुप है। थोड़ा खोल देती हूँ इसको। ये वाला तो है फॉस्फोरिक ग्रुप। ये वाली आपकी है शर्करा। हाँ, ये वाली है शर्करा
और ये थाइमिन आपका है क्षारक, क्षारक, ये शर्करा, और ये है आपका फॉस्फोरिक ग्रुप। तो हर बार यही है, फिर फॉस्फोरिक ग्रुप, फिर शर्करा, फिर शर्करा, और फिर एडेनिन क्या है, एक क्षारक, क्षारक, फिर ऐसे ही है इधर ग्वानिन एक क्षारक, ये एक शर्करा, और ये आ गया आपका फॉस्फोरिक ग्रुप। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं। न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा, फॉस्फेट और कार्बनिक क्षार जिस क्रम में जुड़ते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की क्या है, ये प्राथमिक संरचना है। अब है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, अब की बार आया था ये परीक्षा में, उनके मैथ वालों में। तो डीएनए और आरएनए का पहला अंतर है कि ये केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम में पाया जाता है। डीएनए तो केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा है और इसमें राइबोज शर्करा है। तीसरा है, डीएनए के क्षार हैं एडिनोसिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए के एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन। फिर है, इसकी द्विकुंडलित हेलिक्स होती है, डबल हेलिक्स होता है ये ऐसे ऐसे ऐसे, जबकि ये सिंगल स्ट्रेंथ होती है। आरएनए एक सूत्री कुंडलित संरचना है, एक सूत्री कुंडलित संरचना होती है, और ये द्विकुंडलित होता है। ये आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, डीएनए, जबकि ये आरएनए की एक श्रृंखला है, ये क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, प्रोटीन संश्लेषण। अब है अगला बिंदु है लिपिड, यानी वसा या चिकनाई युक्त पदार्थ। वसा या चिकनाई युक्त पदार्थ, लिपिड, जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो स्पर्श से हमें चिकने लगते हों, जल में घुलते नहीं हों। स्पर्श से कैसे लगे, चिकने, चिकने, और जल में घुलते नहीं हों, अविलेय हों। अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इनमें घुलते हों, लिपिड कहलाएंगे। लिपिड शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है लिपोइड से लिया गया, जिसका अर्थ है फैट अथवा वसा। अतः इस वर्ग में वसा आएगा, तेल आएगा, मोम आएगा, ऐसे पदार्थ आएंगे। ये भोजन के मुख्य घटक भी हैं तथा शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत भी हैं, शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत भी हैं। अब है लिपिड का वर्गीकरण। लिपिड को वर्गीकरण करें अगर, तो दो प्रकार के पाए जाएंगे लिपिड। रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला तो है सरल लिपिड, सरल, और दूसरा है संयुक्त लिपिड, और तीसरा है व्युत्पन्न यानी उनसे भी प्राप्त किए जाने वाले। तो सरल लिपिड को हम समलिपिड भी कह देते हैं। और ये अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक वसा और दूसरा है, प्राकृतिक वसा में तो आ जाएगा तेल और मोम, और प्राकृतिक वसा एवं तेल है ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राइएस्टर होते हैं, इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। वसा ठोस तथा तेल द्रव अवस्था में होती है, यानी ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में पाई जाती है वसा। फिर दूसरा है मोम,
ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। इनका क्वथनांक है वो प्राकृतिक वसाओं से अधिक होता है, जैसे मधुमक्खी का मोम। फिर है संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड। संयुक्त या विषम, पहला तो हो गया अपना सरल और दूसरा हो गया संयुक्त या विषम। तो संयुक्त लिपिड में ये लिपिड जिनमें वसा, ऐसे लिपिड जिनमें वसा अम्ल, वसा अल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी पाए जाते हों, उनको हम संयुक्त लिपिड कहते हैं। इसके दो मुख्य वर्ग हैं, एक तो फास्फोलिपिड है, एक ग्लाइकोलिपिड है। फास्फोलिपिड किसको कहेंगे? वसा अम्ल, अल्कोहल के अतिरिक्त फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक भी पाए जाते हों। ये कोशिका झिल्ली के रचना में भाग लेते हैं। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ये शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। इनमें नाइट्रोजन क्षार भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क, वृक्क, यकृत होना चाहिए, श्वेत रक्त कणिकाओं आदि में ये पाई जाती है। तीसरा है व्युत्पन्न लिपिड। ये सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होती हैं। इनमें वसा अम्ल, अल्कोहल, मोनो तथा डाइग्लिसराइड, टर्पिन और कैरोटीन आदि सम्मिलित हैं। ये व्युत्पन्न वो हैं लिपिड। अब सरल लिपिड की रासायनिक संरचना क्या है? सरल लिपिड में कौन आते हैं? वसा अम्ल। क्या आते हैं? वसीय। सरल लिपिड में आएंगे वसा एवं ठोस तेल होना चाहिए, वसा और तेल। ये ग्लिसरॉल के लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? ये ग्लिसरॉल के लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। वसा अम्ल में सम संख्या में कार्बन परमाणु होते हैं तथा यह संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संतृप्त अम्लों में पामीटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल मुख्य है। संतृप्त का मतलब जो सारे सिंगल बॉन्ड हो, तथा असंतृप्त अम्लों में ओलिक अम्ल जिसमें एक द्विबंध पाया जाएगा, लिनोलिक अम्ल 2 द्विबंध पाए जाएंगे, लिनोलेनिक अम्ल जिसमें 3 द्विबंध पाए जाएंगे, तथा एरिकीडोनिक अम्ल जिसमें 4 द्विबंध पाएंगे। 4 द्विबंध। तो ये तो ग्लिसरॉल हो गया, ये 3 फैटी एसिड हो गया, और फिर ये है ट्राइग्लिसराइड। एक सामान्य ट्राइग्लिसराइड का सूत्र है, वो चित्र में दिया हुआ है। तो 3 क्या है इसमें? 1 2 3। तो 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। तो 3 अलग अलग 3 अम्ल समान या भिन्न हो सकते हैं। वसा संतृप्त वसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जबकि ट्राइग्लिसराइड तेल असंतृप्त वसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड हैं। अब है संतृप्त अम्ल के टेढ़े मेढ़े चतुष्फलक के कारण ये सघन संकुलित होते हैं, इसलिए वसा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि असंतृप्त अम्लों के समकक्ष विन्यास के कारण इनका सघन संकुलन नहीं हो पाता है। ये तेल द्रव अवस्था में होते हैं। अब है मोम हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही है वैसे तो, पढ़ लेते हैं चलो। ये लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त और असंतृप्त अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के एस्टर हैं। अम्लों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 14 से 36 तथा अल्कोहलों में कार्बन संख्या 14 से 36 होती है। अधिकांश मोम मिश्रित एस्टर होते हैं। ये रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय भी होते हैं
जैसे मधुमक्खी का मोम है वो सेरिक अल्कोहल और माइरिस्टिक अम्ल का एस्टर होता है। इतने ही पढ़ेंगे आज। हेलो।